elasticity of demand and incidence. पहला मान लिया ED इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या मान लिया? इनफाइनाइट। क्या होगा ऐसी स्थिति में? मान वक्र यदि पूर्णतया लोचदार होगा, ऐसी स्थिति में मान वक्र कैसा होगा? x अक्ष के समानांतर डिमांड कर्व है। इस पर क्या माना? ED इक्वल टू इनफाइनाइट। सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार का है। पहले मात्रा आपकी Q होगी, स्मॉल q लिख रहे हैं हम। कीमत OP होगी, संतुलन दिन पूरी E। टैक्स इंपोज किया जाएगा तो सप्लाई कर्व क्या होगी? राइट वर्ड पैरेलल शिफ्ट करेगा। इस प्रकार का कुछ होगा। ST क्या है? सप्लाई कर्व आफ्टर टैक्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिलेगा ET, इसके अनुसार जो उत्पादन होगा वो QT होगा। टैक्स की मात्रा, टैक्स कितना हो जाएगा? ETM टैक्स हो। मैंने बताया था कि दो सप्लाई कर्व हैं, एंड बिफोर टैक्स सप्लाई कर्व और आफ्टर टैक्स सप्लाई कर्व बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस का समीकरण करो। वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है? टैक्स पर यूनिट टैक्स। कीमत पहले क्या थी? OP थी। अभी कीमत क्या है? OP। तो क्या कीमत में वृद्धि हुई? यदि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेता पर कर का विवर्तन नहीं हो पाया। जो भी टैक्स लगेगा वो पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? यानी ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि स्थिति क्या है। सामान्यतः होता है शिफ्टिंग, लेकिन स्पेशल केसेस में शिफ्टिंग संभव नहीं है, या शिफ्टिंग जितना टैक्स है उससे अधिक भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे। ओके, पूरा का पूरा जो ETM जो पर यूनिट टैक्स है, ये पूरा पूरा कौन वहन करेगा? क्योंकि कीमत में परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट मान लो मान किलोज 0 है। ऐसी स्थिति में मान वक्र कैसा होगा? डिमांड कर्व होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। सप्लाई कर्व इसके अनुसार मात्रा Q है, कीमत कितनी है? OP। टैक्स इंपोज किया जाएगा, सप्लाई कर्व पैरेलल क्या होगा? पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। सप्लाई कर्व टैक्स के बाद ST होगा। संतुलन बिंदु क्या होगा? E था, ये ET हो गया। कीमत क्या होगा? PT। टैक्स की मात्रा कितनी होगी? इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो
तो टैक्स कितना है, पर टैक्स कितना है, ईटी ई, कीमत कितना परिवर्तन है, चेंज इन प्राइस, यानी ईटी ई इक्वल टू पी, पूरा का पूरा टैक्स क्या, जितना टैक्स कर लगा था क्या हो गया, उतने ही कीमत बढ़ गई, यानी पूरा का पूरा कर क्या हो गया, क्रेता पर बढ़ा। तो पूरा का पूरा इंसिडेंस जो है वो क्रेता पर होगा और विक्रेता पर 0। ठीक है, नेक्स्ट बना लिया। एक केस 2 था, फिर मान लिया कि मान किलोज इलास्टिक है, यानी ग्रेटर देन 0 एंड ऐसे करना बेहतर होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इनफाइनाइट, केस 3। लोचदार हो गई, न तो शून्य है, पूर्णतया लोचदार है, ना ही पूर्णतया लोचदार है, न तो परफेक्टली इलास्टिक है, न परफेक्टली इलास्टिक, बल्कि बीच की स्थिति इलास्टिक। ऐसी स्थिति में मान लिया कुछ इस प्रकार का, D1 D2 दो मांग वक्र हैं, तो E D1 इज ग्रेटर देन E D2, बोलो है कि नहीं। D1 क्या है, D2 के अपेक्षा अधिक लोचदार है, D1 D2 के अपेक्षा क्या अधिक लोचदार है, तो कर क्रेता पर किस स्थिति में अधिक होगा, इसमें होगा, किसमें होगा, D2 में कर पर कर जो क्रेता होगा उस पर कर का भार अधिक होगा, और D1 में अपेक्षाकृत कम। डायग्राम से देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सप्लाई कर पहले इस तरह ग्रुप में है, यस, E2 E1 टैक्स इंपोज किया गया। जब भी टैक्स इंपोज किया जाएगा सप्लाई कर लेफ्ट साइड में क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एसटी E1 डैश E2 डैश, ओके। कर कितना लगा है, दोनों में कर की मात्रा एक समान है, M N K J, ध्यान दें। पर यूनिट टैक्स क्या है, E1 डैश M इक्वल टू E2 डैश M, बराबर है दोनों में। ये जो हिस्सा है ऊपर, यानी कौन सा, E1 डैश K, ये किस पर होगा, ठीक है, जो बायर्स है उस पर होगा ये हिस्सा,
इंसिडेंस ऑन वाई। ये हिस्सा क्या है? ये भी है इंसिडेंस ऑन वाई, दोनों है। ठीक है, किस पर अधिक है? यानी आप क्या देख रहे हो? E डैश K, E1 डैश K इज लेस देन E2 डैश N। ये है जी, ठीक है। ऊपर क्या लिखा था हमने? ED1, सही था ना? ED1 इज ग्रेटर देन ED2। ठीक उल्टा होगा कि नहीं बोले? ठीक है, ओके। क्लीन करें? नहीं, ठीक इसी प्रकार सप्लाई का हम निकाल लें। सप्लाई करता, ओके। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इंसिडेंस या टैग शिफ्टिंग, जो भी लिखना चाहो आप टैग शिफ्टिंग लिख सकते हो। जो लिखना चाहो। नंबर 1 E yes इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यस मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या मान लिया? 0। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब 0 होगी तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? समानांतर YH के। बोलो परफेक्टली क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। जब होगी यस बराबर क्या होगा? 0 होगा। ऐसे में सप्लाई कर्व क्या होगा? वर्टिकल होगा। डिमांड कर्व बना हुआ है ऐसे डी। जब टैक्स इंपोज करोगे, जब भी टैक्स इंपोज करेंगे, ठीक है, कीमत क्या है इसके अनुसार? ध्यान सुनना, कीमत की। तो टैक्स इंपोज करने के बाद सप्लाई कर क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो पाएगी? परफेक्टली क्या है? इनइलास्टिक। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगी, शिफ्ट हो ही नहीं सकती है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कीमत में परिवर्तन नहीं होगा तो जो भी टैक्स इंपोज किया जाएगा पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? विक्रेता करेगा, सेलर। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वक्र जितना ही लोचदार होगा उस पर कर का भार उतना ही कम होगा। यदि वक्र कम लोचदार है तो उससे संबंधित व्यक्ति पर कर का भार अधिक होगा। क्या हो गया? 0 हो गया। तो पूरा का पूरा कर का भार किस पर होगा? सिर्फ और सिर्फ सेलर पर होगा। मान लिया कोई पॉइंट कितना टैक्स लगा है? एम टैक्स, ईएम टैक्स लगा। ईएम क्या है? ये टैक्स है, पर टैक्स। पूरा का पूरा कर कौन देगा? जी, जितना जो टैक्स लगेगा वो टैक्स सेलर ही देगा, क्योंकि कीमत में परिवर्तन संभव नहीं है। सप्लाई इससे कम नहीं हो सकती।
नहीं, इससे अधिक कम नहीं हो सकती है ना। जब सप्लाई पर कोई नियंत्रण ही नहीं, उसका नियंत्रण रहेगा तब तो क्या करेगा, जब भी सप्लाई पर कंट्रोल रहेगा तभी वो बार्गेन कर पाता है। सप्लाई पर कंट्रोल नहीं है, बार्गेन नहीं करता है। ठीक है, ये इसके पूरा का पूरा टैक्स जो है सीरियल टैक्स सिस्टम। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट, इनफाइनाइट क्वांटिटी प्राइस। आपूर्ति मतलब क्या है? पूर्णतया लोचदार है। ऐसी स्थिति में कर का भार विक्रेता पर क्या होगा? शून्य होगा। आपूर्ति वक्त क्या? पूर्णतया लोचदार है। जब पूर्णतया लोचदार होगा तो भार क्या होगा? शून्य होगा। आपूर्ति कर, आपूर्ति वक्त सप्लाई कर, डिमांड कर जो है क्वांटिटी, संतुलन के अनुसार उत्पादन की मात्रा Q, कीमत P तय। जब टैक्स इंपोज किया जाएगा तो सप्लाई कर क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। एसटी संतुलन में तब क्या होगा? ईटी इसके अनुसार कीमत हो जाएगी पीटी, क्यूटी, टैक्स की मात्रा क्या होगी? टैक्स ईटीएम। ईटीएम टैक्स है, चेंज इन प्राइस कितना है? डेल्टा पी कितना हुआ? पी टी पी इक्वल टू ईटीएम। यानी पूरा का पूरा कर कौन वहन करेगा? क्रेता। टोटल इंसिडेंस बायस पर हो गया, नो इंसिडेंस ऑन सेलर। ओके, बकिया लोचदार में हम लोग देखे ही हैं। कम लोचदार, अधिक लोचदार हो, चाहो तो बना सकते हो। अभी तक वही हम लोग बात कर रहे थे ना, लोचदार ही था। एक केस है, कोई एक बना सकते। जैसे मान लो हमने कहा दिया इलास्टिक है, इलास्टिक, इलास्टिक होगा क्वांटिटी प्राइस। इलास्टिक हो गया, डिमांड कर डी, क्वांटिटी, टैक्स इंपोज करोगे एसटी होगा, संतुलन बिंदु टी, क्वांटिटी क्यूटी। पहली प्राइस क्या थी? पहले प्राइस थी इसके अनुसार ई। टैक्स इंपोज कर किया जाएगा, प्राइस कितनी हो जाएगी? टीटी। फुल टैक्स की मात्रा कितनी है? कितना टैक्स? ईटीएम टैक्स है। कंज्यूमर प्राइस कितना चेंज हुआ? ईटीपी टैक्स कितना लगा? कीमत कितना बढ़ा? तो क्या हुआ? इलास्टिक है, टैक्स की मात्रा क्या होती है? कुछ क्रेता पर है, कुछ विक्रेता पर। इलास्टिक मान लो बढ़ती जाए, इस पर भार क्या होगा? रोटेट करते जाओ, ऐसे रोटेट करेंगे क्या होगा? कम होता जाएगा ना, ये कम होता जाएगा।
ओके। दूसरी स्थिति मैंने कहा था आपसे, एक तो निर्भर करता है कि लोच क्या है, एक अदार्य है। इंसिडेंस का वितरण उपभोक्ता उत्पादक पर किस प्रकार होगा, यह निर्भर करता है कि लोच कैसा है, मांग की लोच, पूर्ति की लोच कैसा है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की बात किया था, मैंने टैक्स नेचर की बात किया था, ये सब बात किया। कास्ट कंडीशन भी एक रोल अदा करता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंसिडेंट, या ध्यान दो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग 3 तरह के नियम पढ़ते हैं। लागत के नियम पढ़ा है, लागत के नियम कौन सा? उत्पादन के नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है उत्पादन के नियम में? उत्पादन के नियम, उत्पत्ति का नियम पढ़ा है? लॉ ऑफ रिटर्न्स नहीं पढ़ा? लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स कहो, लॉ ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं शॉर्ट रन में, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन में, अंतर ही होता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स शॉर्ट रन का, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में हो जाता है। उत्पत्ति के नियम क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, 3 होते हैं ना। लागत का नियम क्या होते हैं इसके ठीक? जब यदि मान लो उत्पत्ति का विद्यमान नियम लागू हो रहा हो तो लागत का क्या होगा? ह्रासमान नियम हो जाएगा, ठीक उल्टा होता है। लागत का यदि उत्पादन का ह्रासमान नियम है तो लागत का क्या हो जाएगा? विद्यमान नियम। और समानता में, स्थिरता में दोनों एक ही होंगे। तो चाहे रिटर्न्स टू स्केल कहो, रिटर्न्स टू स्केल एंड इंसिडेंस, इसको भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कास्ट का पोर्शन है इंसिडेंस, दोनों बात। तो यहां पर हम लिखते हैं रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल एंड इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, या हम इसको लिखें, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब इसको हम पहला हम ले रहे हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। उत्पत्ति का कौन सा नियम? रिटर्न का कास्ट करो, कास्ट की बात करना, इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत का विद्यमान, या इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहो या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट को, दोनों बातें की। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी तो ऐसी स्थिति में सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोप का होगा,
अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट खींच दिया। यस, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, संतुलन बिंदु ई होगा, क्यू क्वांटिटी होगी, कीमत क्या हो जाएगी ओटी। टैक्स इंपोज करेंगे, पहला शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व बाएं की ओर, एसटी हो गया। अब संतुलन बिंदु कौन सा मिला, ईटी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी यूटी, कीमत क्या होगी पीटी, टैक्स की मात्रा एम एन। टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा ईटी एम। चेंज इन प्राइस कितना होगा पी पीटी। ठीक है, ये किस पर हो जाएगा भार, हाँ तो लिख सकते हो इंसिडेंस ऑन ये जो हिस्सा किस पर है, ये हिस्सा इंसिडेंस ऑन सेल्स। ठीक है, दूसरा केस नलियर कांस्टेंट का। कांस्टेंट कास्ट के लिए क्या होगा, ठीक है कंप्लीट, बताओ चीजें। कांस्टेंट देखो बहुत सारे डायग्राम तुमको मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है, देखो ही डायग्राम कई बार खाली सवाल बदलेगा, डायग्राम वही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। अब कांस्टेंट कास्ट होगा तो सप्लाई कर कैसी होगी, बोलो कांस्टेंट कास्ट हो गई, यह सबके पैरेलल हो जाएगी सप्लाई कर। अभी आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर में पढ़ा, वही सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। अब देखो परफेक्ट इलास्टिक कर्व नहीं बनाएंगे, कांस्टेंट कास्ट कंडीशन होगा तभी बनाओगे, डायग्राम भी बनाएंगे। डिमांड कर्व डी, क्वांटिटी क्यू प्राइस होगी। टैक्स इंपोज करोगे, सप्लाई कर ऊपर की ओर समानांतर विवर्तित हो जाएगी, किस रूप में, एसटी के रूप। कीमत हो जाएगी पीटी, अरे संतुलन ई पर था, अब संतुलन क्या हो गया ईटी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यूटी एम पर। टैक्स कितना है ईटी एम। चेंजिंग प्राइस कितना है पी 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 इक्वल टू ईटी एम। यानी पूरा का पूरा टैक्स किस पर जाएगा, क्रेटा पर जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार डिक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट हो तो क्या होगा, सप्लाई कर कैसा होगा, ध्यान दो, यही सप्लाई कर रहे हैं ना, ये सप्लाई कर रहे मान लो, यही होता है ना आपूर्ति वक्र, लागत वक्र, ये तो लागत वक्र है। ये वाला क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ क्या हो गया कांस्टेंट, और यहाँ
इंक्रीजिंग हो गया, ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, अब कैसा होना चाहिए, ऐसा, बस ठीक है। डिक्रीजिंग कॉस्ट होगा तो सप्लाई का नेगेटिव स्लोप का होगा, आप देख रहे हो, डिक्रीजिंग कॉस्ट कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसको हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ना है। क्वांटिटी y एक्सिस पर प्राइस, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व, कीमत E संतुलन बिन, क्वांटिटी Q, प्राइस कितनी हो गई OP, ठीक है। जब टैक्स इंपोज किया जाएगा सप्लाई कर्व क्या होगी, शिफ्ट होगी, हो जाएगी ST, संतुलन बिन क्या होगा इसके अनुसार ET होगा, क्वांटिटी जो होगी वो हो जाएगी QT, और कीमत कितनी हो जाएगी PT, ठीक है। टैक्स की मात्रा कितनी है, टैक्स कितना हुआ ETM, इनके बीच की पैरेलल दूरी होगी ना, वर्चुअल जो डिस्टेंस है यस और एस के बीच में निकाला ETM है, और चेंज इन प्राइस कितना है PTP, ये कितना है, ये मान लिया हमने N, क्या है ETN, तो चेंज इन प्राइस क्या हो गया, चेंज इन प्राइस बोलो, यानी क्या देख रहे हो PTP ग्रेटर देन ETM, क्या है टैक्स है, और जितना टैक्स लगाया गया क्या हुआ, कहाँ कंफ्यूज हो गया सर, तो PDP और ETM तो इक्वल है सर, जहाँ लिखे हैं वो N है, M भी N है, N और ETM, यहाँ लिखा है देखो टैक्स, दोनों बकरों के बीच की जो लंबत हो रही है वही तो टैक्स है, लिखा है ETM लिखा है, M लिखा है, यहाँ N है, तो PTP बराबर ETN, ये कीमत कितनी बढ़ी, P से PT हो गई, टैक्स कितना लगा था यानी ETM लगा था, कीमत क्या हो गई उससे अधिक बढ़ गई, MN अधिक बढ़ गई, बताया ना आपसे कि कुछ केसेस में क्या होता है, जितना टैक्स इंपोज किया जाता है उससे अधिक विवर्तन हो जाता है, ये हुआ केस है। कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वह कौन सी स्थिति है जब कर की मात्रा से अधिक विवर्तन होता है, वो केस यही है, ठीक है, ये कहीं स्थिति एक्सेप्शन।